बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टुनाइट के साथ मैं हूं ईमान नवाज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के उस सबसे बड़े और हसास तरीन मोड़ पर जहां आने वाली 5 अगस्त को बानी पीटे इमरान खान की कैद को पौने 3 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। 3 साल का ये तवील अरसा सलाखों के पीछे कैद, और अब सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ के पास अब वाकई एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, या फिर पसे पर्दा कुछ और खिचड़ी पक रही है। अलीमा खान के एहतजाजी कॉल, जिस पर खुद पीटीआई की अपनी लीडरशिप में एक खौफ और खलबली मची हुई है। पार्टी रहनुमाओं को डर है कि ये लॉन्ग मार्च कहीं एक बार फिर किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या तसादुम पर खत्म ना हो जाए, और अलीमा खान के तंदोतेज बयानात पार्टी के अंदर एक नई फूट का सबब बन रहे हैं। अब जहां एक तरफ बाहर एहतजाज की तैयारियां हैं, वहीं पर दूसरी तरफ वोट लखपत जेल में शाह महमूद कुरैशी से मिलना और फिर ये दावा करना कि जेल में कैद रहनुमा मौजूदा क़यादत से मायूस होकर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं। इसने तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात को चौराहे पर ला खड़ा किया है कि क्या वाकई कैद रहनुमाओं को भुला दिया गया है। यह अंदरूनी दबाव सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि इसका असर पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर भी नजर आता है। एक तरफ पार्टी सादगी का नारा लगाती है, तो दूसरी तरफ केपी असम्बली के अरकान के लिए शाहाना मरात और प्रोटोकॉल का जो बिल है वो भी पास कर दिया जाता है, जिस पर अवामी गुस्से के बाद वज़ीर आला सोहेल आफरीदी को बड़ा यू टर्न लेते हुए भी देखा गया है कि ये मुतनाज़ी बिल उनको वापस लेना पड़ा। और इन तमाम अंदरूनी सियासी मामलात से हटकर अब जरा अगर हम रुख करें एक और बड़ी डेवलपमेंट का, आज़ाद जम्मू कश्मीर के आम इंतखाबात का, जहां 27 जुलाई को कानून साज असम्बली की तमाम 53 नशिस्तों पर मैदान सजने जा रहा है। लेकिन ये इलेक्शन एक ऐसे माहौल में हो रहे हैं जहां खिते में हालिया अवामी एहतजाज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी की तैनाती और कशीदगी अरूज पर है। आखिर इन गैर मामूली हालात में होने वाले ये इंतखाबात आज़ाद कश्मीर के जो सियासी मुस्तकबिल है उसका क्या फैसला करेंगे। और अब हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में मुल्क के मौशी उफक पर आने वाले एक बड़े तूफान की, जहां IMF ने पाकिस्तान की जो मौशी तरक्की की शरह है उसको सिर्फ 3.5% पर बरकरार रखा है, और मशरक़ वस्ता में ईरान अमेरिका कशीदगी और आबना हुर्मस की बंदिश के बायस पेट्रोलियम बहरान का बड़ा इंतबाह भी जारी किया है। इसी मौशी दबाव से निपटने के लिए हुकूमत अब पेट्रोल की कीमतें हफ्तावार या फिर रोजाना की बुनियाद पर तब्दील करने की बड़ी तजवीज़ पर भी गौर कर रही है। दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के विफाकी ढांचे पर तनकीद तो की है, लेकिन साथ ही बिजली के जो ग्रिड को बेहतर बनाने के लिए 37 करोड़ 60 लाख डॉलर्स के फंड्स की मंजूरी भी दे दी है। तो बानी पीटीआई की कैद के 3 साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ आगे की है, क्या मुज़ाकरात होंगे या फिर एक और एहतजाजी तसादुम होगा। कश्मीर के इंतखाबी मैदान में क्या सियासी हलचल चल रही है, और पेट्रोल की कीमतें रोजाना बदलने का जो ये नया फार्मूला है ये अवाम पर क्या क़यामत ढाएगा। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान साहब ने। बहुत शुक्रिया शफी ज्वाइन करने के लिए। शफी, सबसे पहले तो आज मंगल का दिन है, इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन है। 2 बहनें वहां पर पहुंची भी हैं मुलाकात के लिए, लेकिन उनकी मुलाकात भी नहीं हो सकी। अलबत्ता बुशरा बीबी की बहन को आज फिर मुलाकात की इजाज़त मिल गई है। तो ये तो अलीमा खान ने बयान भी दिया था कि अब से अडयाला के बाद जो एक्टिविटीज़ हैं उनको महदूद किया जाएगा और सिर्फ बहनें आएंगी। और फिर इसके अगर डॉट्स कनेक्ट करें तो कुछ खबरें ये भी आई कि CM KP सोहेल आफरीदी साहब की किसी अहम शख्सियत से, विफाकी हुकूमत की किसी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है, जिसमें इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से भी बात हुई है, प्लस उसमें यह भी बात हुई है कि अडयाला के बाद जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी महदूद किया जाएगा। तो क्या समझा जाए, ये उसी का नतीजा है और इसकी कोई ऑफिशियल तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक CM आफरीदी साहब की बात है तो इस किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई और इस खबर की मैं तरदीद करता हूं। आपको याद होगा कि पिछले मंगल को अलीमा आपा ने ऐलान किया था कि अब सिर्फ बहनें वहां पे आएंगी, और कारकुनों को यह हिदायत की गई थी कि आप तहरीक और तंजीम साजी पे तवज्जो दें, और लीडरशिप को जुनैद अकबर खान साहब को भी कहा गया था कि वो तंजीम साजी पे तवज्जो दें। तो वहां पे आज बहनें मौजूद थी, और आपको ये भी याद होगा कि गवर्नमेंट अक्सर ये कहती थी कि यहाँ पे कारकुन ज्यादा जमा हो जाते हैं तो इसलिए मुलाकात नहीं करवाई जाती। तो आज तो वहां पे कोई कारकुन नहीं थे, सिर्फ खान साहब की फैमिली वहां पे मौजूद थी, इनको 2 बहनें वहां पे मौजूद थी, लेकिन आज भी मुलाकात नहीं करवाई गई। बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात उनकी हो गई है, लेकिन खान साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई। जी शफी, मैं ये कह रही हूँ कि जो बुशरा बीबी की बहन की मुलाकात का आप जिक्र करें, मरियम रियाज भट्टू की पहले भी मुलाकात हुई है, तो इवेंचुअली अगर देखा जाए तो बुशरा बीबी की मुलाकात तो हो रही है खान साहब से जेल में, तो मरियम रियाज भट्टू के जरिए कोई बयान सामने नहीं आ रहा, उनका ट्विटर भी काफी अरसे से खामोश है, उनके जरिए तो कोई लाएमल आ सकता है ना, खान साहब की कोई स्टेटमेंट या उनका लाएमल? देखिए, पहली बात यह है कि बुशरा बीबी की फैमिली जब भी मुलाकात करती है तो वो कोई ना मीडिया टॉक करती है, लेकिन फिर भी बीच में ये हुकूमत है 2.5 से 3 महीने उनकी मुलाकात भी एक दफा रोकी गई, 3 महीने एक दफा इससे पहले रोकी गई, उनसे भी कोई मुलाकात नहीं हो रही थी। आज उनकी बहन की जरूर मुलाकात हुई है,
लेकिन बात बड़ी वाज़ेह है कि ये मुलाकातें जो रोकना है, ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है, ये अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल है कि इस वक्त ना कोई कानून है, ना ही आइन है, तमाम चीजें मुअत्तल है। और जिस तरीके से इमरान खान साहब का खौफ तारी है इस हुकूमत पे, वो आप सब देख रही हैं कि जिस सख्ती के साथ इमरान खान साहब जेल काट रहे हैं पाकिस्तान में, तो सियासी तारीख में अगर आप नजर दौड़ाएं, इतनी सख्त जेल किसी ने नहीं काटी। जहां पे उनकी आवाज बंद है, जहां पे उनकी मुलाकात बंद है, जहां पे उनको जाती डॉक्टर की रसाई बंद है, तब भी सहूलत मिल नहीं रही, बेटों से बात नहीं हो रही, बहनों से मुलाकात नहीं हो रही, वकीलों की एक्सेस नहीं है। लेकिन तमाम तर चीजों के बावजूद इमरान खान साहब इस निज़ाम के खिलाफ डटे हुए हैं और बाहर जो है पूरी पाकिस्तानी अवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। और जो मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि इमरान खान साहब की जो कैद की वजह है वो उनकी पॉपुलैरिटी है, क्योंकि वो इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में या कोई भी पाकिस्तान के अंदर ऐसी शख्सियत मौजूद नहीं है जो उनकी पॉपुलैरिटी को मैच कर सके। यही बेसिक उनकी वजह है कैद की। आप पाकिस्तान में कहीं भी इलेक्शन करवा ले, जीत फॉर्म 45 पे इमरान खान साहब की होंगी। इन तमाम तर चीजों को सामने रख के पिछले 7 महीनों से उनको आइसोलेशन में है और कैद तन्हाई में है। कोई बुनियादी हक उसको नहीं मिल रहा। पाकिस्तान की अदालतें इस पे खामोश है, पाकिस्तान की कानून इस पे खामोश है। अब हाई कोर्ट में 16 से ज्यादा पिटीशन इस वक्त जमा है, मुलाकातों के हवाले से, सेहत के हवाले से। कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वहां पे नहीं लग रहा। सुप्रीम कोर्ट पे 12 से ज्यादा पिटीशन जमा है। तो ये तमाम तर सूरत हाल पूरी कौम के सामने है। इंशाल्लाह इमरान खान साहब इसी निजाम से ही सुरखरू होके निकलेंगे। नहीं शफी, मेरा आपसे बुनियादी सवाल यही है, दोबारा से मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बुशरा बीबी की तो मुलाकात खान साहब से जेल में हो रही है, उनके जरिए चले, अब ट्विटर पे अगर नहीं आ रहा, मीडिया के सामने नहीं आ रहा, पार्टी को कोई लाइन मिली है खान साहब का, कोई पैगाम आया हो उनके थ्रू? देखिए, ऐसा कोई पैगाम तो नहीं मिला इमरान खान साहब का, क्योंकि हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए उनकी बहनों की। इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाए, उनकी जो सेहत की इशू है अल शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, वहाँ पे ज़ाती डॉक्टर की रसाई दी जाए। पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात इमरान खान साहब से होनी चाहिए, वकीलों का एक्सेस होना चाहिए, ज़ाती डॉक्टर की रसाई होनी चाहिए। ये तमाम तर बुनियादी सहूलियात इमरान खान साहब को मिलनी चाहिए। वो साबिक वज़ीर आज़म है, जेल मैनुअल के मुताबिक भी क्लास बी उनको इंटाइटल है, बुशरा बीबी को भी क्लास बी इंटाइटल है। लेकिन इस वक्त तमाम तर कवानीन की, तमाम तर जो इश्यूज आपके सामने हो रहे हैं, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। ठीक, शफी, ये जो अब अलीमा खान साहिबा निकल पड़ी हैं और फाइनल वो कह रही है मरहला भी होगा आर या पार का होगा, पार्टी का क्या मौकिफ है? पार्टी का वही मौकिफ है जो अलीमा खान साहिबा का इस वक्त? देखिए, पहली बात यह है कि जिस तरीके से अलीमा आपा चीजों को लेके बढ़ रही हैं वो काबिल तारीफ है और काबिल तहसीन भी है। अदालतों के चक्कर भी वो काट रही हैं, हर मंगल को भी मौजूद होती है, रैली से भी उन्होंने खिताब किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हर बंदी की ये जिम्मेदारी है और जो इमरान खान साहब के हक में आवाज उठाए उसको सपोर्ट भी करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी पार्लिमानी इजलास बुला लिया है। 5 अगस्त को इमरान खान साहब के 3 साल नाहक कैद के पूरे हो रहे हैं। मैं इसको अगवा कहता हूँ, कैद तो वो नहीं है, ये तो अगवा किए गए हैं। क्योंकि जब आप कैद होते हैं तो कैदी की भी कुछ हुकूक होते हैं, वो एक हक भी इमरान खान साहब को नहीं मिल रहा, उनको अगवा किया गया है। अचकजई साहब भी अपना स्केजुअल देंगे, पार्लिमानी पार्टी में तमाम सिचुएशन सामने रख के फैसला किया जाएगा। अच्छा शफी, इस पर ना अलीमा खान साहिबा जो बाहर निकली है, उन्होंने कमर कस ली है, इमरान खान साहब के लिए निकल रही हैं, जाहिर है उनके भाई हैं, वो अपने सेंटिमेंट्स रखती हैं, लेकिन इस पर तनकीद भी हो रही है और पार्टी के अंदर से हो रही है। अली मोहम्मद खान की स्टेटमेंट्स देखें, वो ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि मौरूसी सियासत की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, ये मौरूसी सियासत तो नहीं है, ये तो जिम्मेदारी है। हर पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ की मेंबर को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हर MNA, MPA, हर ओहदेदार को ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मरूसी सियासत ये नहीं है, ये तो एक बहन जो है अपने भाई के लिए आवाज उठा रही है। एक बहन जो है वो अपने भाई के लिए, उनकी हुकूक के लिए आवाज उठा रही है। वो तो अदालतों की भी चक्कर काट रही है, वो तो अडयाला के बाहर भी मौजूद होती है। मरूसी सियासत आप इसको नहीं कह सकते। तो ये जो अब आप 5 अगस्त की कॉल की बात कर रहे हैं शफी, बानी PTI की गिरफ्तारी को तो 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। अली अहमद गंडापुर साहब की अगर हम बात करें, 2024 मार्च से अक्टूबर 2025 तक वो तकरीबन पौने 2 साल, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो वज़ीर-ए-आला रहे हैं और उन्होंने इमरान खान साहब को अडयाला जेल से छुड़वाने के लिए बड़े बड़े दावे भी किए, मार्च भी किए, लेकिन वो भी नाकाम रहे। अब अगर करंट CM की बात की जाए तो 1 साल तकरीबन इनको हो चुका है, ये भी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कुछ भी नहीं कर सके, कोई पेशरफ सामने नहीं आ रही, कोई कोशिश या कोई इस तरह की स्टेटमेंट सामने नहीं आ रही। तो 2 वज़ीर-ए-आला अपने पूरे दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब को रिहा करवाने में नाकाम हो चुके हैं। तो 5 अगस्त को अब अवाम को क्या उम्मीद आप दिला रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंट क्या होगा इसमें?
देखिए, इस वक्त एक सोच डेवलप हो रही है पार्टी के अंदर भी, कारकुन भी ये बात कर रहे हैं और आम पाकिस्तानी भी ये बात कर रहे हैं कि इस बार जो हो वो एक होम्योपैथिक एहतजाज नहीं होना चाहिए। अच्छा। तहरीक आगे बढ़नी चाहिए, एक पूरा फ्रेमवर्क सामने रखना चाहिए। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी इजलास भी होना है, उसमें भी तमाम तर चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, तमाम तर सिचुएशन को सामने रख के फैसले किए जाएंगे। अचकज़ई साहब भी 5 अगस्त के बाद भी अपना स्केड्यूल ऐलान करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि मिल के एक ऐसी तहरीक का आगाज़ किया जाए जो फैसला कुन हो, क्योंकि अब ये सोच डेवलप हो रही है कि इस बार जो भी हो वो फैसला कुन हो। तो इस चीज़ को सामने रख के ही प्लान बनाया जाएगा। तो शफी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अचकज़ई साहब जो है वो फिर अगली स्ट्रैटेजी भी बताएंगे, तो अलीमा खान तो क्लियर स्टेटमेंट्स के दे चुकी है ना कि इमरान खान साहब लाएअमल बता चुके हैं और जुनैद अकबर साहब को 1 साल दे दिया था तंजीम साजी के लिए, तो वो तो ये अपना फैसला कर चुके हैं, तो फिर किस चीज़ का इंतजार है? देखिए, बिल्कुल जुनैद अकबर खान साहब वो पीएससी के चेयरमैन थे और तमाम कमेटियां पीएससी समेत तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने छोड़ी, इमरान खान साहब की डायरेक्शन थी और वो सूबाई सदर हैं, वो तंजीमों पे भी काम कर रहे हैं, रीजन इस वक्त लग चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट्स लग चुके हैं। तंजीम के आगे से के बगैर कोई भी चीज़, कोई भी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। डिसिप्लिन का होना बड़ा ज़रूरी होता है, तंजीमों का होना बड़ा ज़रूरी होता है। वो रोल जुनैद अकबर खान साहब निभा रहे हैं। स्ट्रीट मूवमेंट की ज़िम्मेदारी सोहेल अफरीदी साहब के पास थी और उन्होंने जिस तरीके से स्ट्रीट मूवमेंट को लीड किया वो भी मिसाली था। आपने पंजाब के मनाजिर देखे होंगे, कर्फ्यू लगाना पड़ा। सिंध में आपने प्रेशर देखा होगा कि वज़ीर आला मुलाकात से पीछे हट गया। बलूचिस्तान में 1 नंबर 4 लगा दी जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में आज भी जहाँ पे अफरीदी साहब खड़े होते हैं, जहाँ पे जलसा होता है, वहाँ पे जगह कम पड़ जाती है। तो मैस मोबिलाइजेशन खैबर पख्तूनख्वा में भी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सोहेल अफरीदी साहब, तहरीक इंसाफ बिल्कुल तैयार है। अचकज़ई साहब के पास ये इख्तियार है कि वो जो भी लाएअमल देंगे, तहरीक इंसाफ उनकी पीछे खड़ी होगी। तो फॉर इंस्टेंस अगर अलीमा खान साहिबा की अगर तहरीक जो है वो मोमेंटम बना लेती है, तो आप लोग उनके साथ खड़े होंगे, पार्टी उनके पीछे होगी और फिर अचकज़ई साहब भी मोस्ट प्रोबेबली उनको ज्वाइन करेंगे? देखिए, इमरान खान साहब के लिए इस वक्त जो भी आवाज उठा रहा है सारी पार्टी उसके साथ है। अच्छा। जो भी आवाज उठाएगा सबको सपोर्ट करना चाहिए। जो भी तहरीक को लीड करेगा सबको उसको सपोर्ट करना चाहिए। तमाम तर चीजों को सामने रख के ही पार्लिमानी पार्टी में फैसले किया जाएगा। तमाम चीजों को सामने रख के ही अचकज़ई साहब से मशावरत होगी और तमाम चीजों को सामने रख के ही आगे का लाएअमल दिया जाएगा। अच्छा शफी, ये जो आप इजलास की बात कर रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोगों का कोई 15 जुलाई को इजलास भी होने जा रहा है, उसमें फिर डिसाइड होगा कि किस तरह का एहतजाज होगा, कहाँ कहाँ होगा? इजलास 15 को होना था, लेकिन कुछ लोगों की अनअवेलेबिलिटी की वजह से इसको आगे बढ़ाया गया है। इसकी डेट चेंज कर दी गई है। अच्छा। कुछ ही दिनों में 17 या 18 जुलाई को इजलास होना है, तो उसमें तमाम तर चीज़ों को सामने रखा जाएगा और फैसला किया जाएगा। अच्छा, इसमें अलीमा खान साहिबा की, जहाँ पर हम तहरीक की बात कर रहे हैं, जो लॉन्ग मार्च करी है, कारकुनान की भी एक बड़ी तादाद उनके साथ है, इसमें उन पर यहाँ पर मौरूसी सियासत पर तनकीद हो रही है। वहाँ पर फिर आपकी पार्टी के लोग ये भी कहते हैं कि अगर अलीमा खान साहिबा को अगर कोई इख्तलाफात हैं या कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो मीडिया पर आकर क्यों बताती हैं? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी के अंदर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। पार्टी के अंदर ऐसी कोई सोच नहीं पाई जाती। देखिए, मैंने शुरू में कहा कि तमाम तर चीज़ें जो है वो डिसिप्लिन से और तंज़ीम साज़ी से ही आगे बढ़ेंगी। अलीमा साहबा जिस तरीके से कुर्बानी दे रही हैं वो काबिल तारीफ़ है, काबिल तहसीन है। आपने देखा होगा कि वो हफ़्ते के कई दिनों अदालती के चक्कर भी लगाती हैं। अडयाला के बाहर भी मौजूद होती हैं। कुछ रैलीज़ को भी उन्होंने लीड किया। आप उनके अपने मुकदमात को भी वो फेस कर रही हैं। तो ऐसी कोई भी सोच इस वक्त पार्टी के अंदर नहीं पाई जा रही। देखिए, इत्तेफाक से ही अगर हम आगे बढ़ेंगे, डिसिप्लिन से ही हम आगे बढ़ेंगे, तो ही हम कामयाबी हमारा मुकद्दर बनेगी। क्योंकि जो भी तहरीकें आज तक दुनिया में कामयाब हुई हैं, वो डिसिप्लिन से आगे बढ़े हैं तो कामयाब हुए हैं। डिसिप्लिन जो है वो की वर्ड है। डिसिप्लिन के बगैर कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। तंज़ीम साज़ी पे जुनैद अकबर खान साहब भी लगे हुए हैं। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान को भी इस पे तवज्जो देनी चाहिए। वहाँ भी हमारे सदूर और रीजन सदूर मौजूद हैं। तमाम लोगों को इकट्ठा करके ही हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा शफी, आप तो डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं ना, लेकिन आप कह रहे हैं इख्तलाफात कोई नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ात कोई नहीं है, लेकिन वो तो हमने देखे हैं ना ऑन रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें हैं कि एहतजाज की बात हो, पार्टी में कन्फ्यूजन होती है। बजट से पहले भी जिस तरह की पार्टी में तहफ़्फ़ुज़ात आए, कन्फ्यूजन थी। कोई भी तरमीम हो उसमें भी पार्टी में कन्फ्यूजन नज़र आती है। इमरान खान साहब से मुलाकात हो या कोई भी तहरीक हो या मफामत या मज़ामत की बात आती है, कन्फ्यूजन तो पार्टी में नज़र आती है। और आपकी पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब, वो मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। वो कह रहे थे पार्टी में इख्तलाफात हैं, इस वक्त धड़ेबंदी है वो इसलिए क्योंकि पार्टी में प्लांटेड लोग बहुत ज्यादा हैं जो ये चाहते हैं कि पार्टी में तकसीम रहे। तो ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं वो? ऐसी कोई बात है?
देखिए, तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी है इस वक़्त पाकिस्तान की, वाहिद नेशनल पार्टी है। जब पार्टी इतनी बड़ी हो जाती है, तो ये छोटी-मोटी चीज़ें पार्टी के अंदर होती है और पार्टी के अंदर ग्रुपिंग भी होती है। हर पार्टी के अंदर इस किस्म के इख्तिलाफ़ात भी होते हैं। पार्टी के अंदर जो इख्तिलाफ़ात हैं, वो हम कोशिश करते हैं कि पार्टी के अंदर रह के ही बंद कमरे के अंदर वो सॉल्व हो। तहरीक इंसाफ इस वक़्त सबसे बड़ी जमात है, वोटर के एतबार से, स्ट्रीट पावर के एतबार से, सीटों के एतबार से, हुकूमतों के एतबार से। हाँ, वो अलग बात है कि हुकूमतें हमसे छीनी गई। जब इस वक़्त हालात भी तहरीक इंसाफ के लिए नॉर्मल नहीं है। इस किस्म के हालात में कभी-कभी इस किस्म की चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम चीज़ों को हल अच्छा, करके हम इन लाइन करें और अपने हाउस को इन ऑर्डर करें। तो शफी, जहां पर ये इख्तिलाफात की खबरें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कल से मीडिया पे एक खत भी गर्दिश कर रहा है अब्दुल गनी साहब का, जो ये कह रहे हैं कि सीएम केपीके के भाई जो हैं वो मुदाखलत कर रहे हैं उनके हलके में। उस हवाले से आप लोगों ने उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि मीना खान साहब को जी, बिल्कुल। मुतअद्दिद बार वो कह चुके हैं, लेकिन कोई भी इसकी सोल्यूशन नहीं निकाली आप लोगों ने। जी, बिल्कुल, गनी साहब की कल मुलाकात हुई है सीएम साहब की से। मैं भी वहाँ पे मौजूद था। मीना खान साहब भी वहाँ पे मौजूद थे और तमाम तर जो इश्यूज़ थे उसको रिज़ॉल्व कर दिया गया है। देखिए, एमपीएस के दरमियान भी कभी-कभार बजट पे अपने हलकों को लेके हाँ, पोस्टिंग ट्रांसफ़र पे इश्यूज़ बन जाते हैं, लेकिन वो इश्यू जो गनी साहब का था वो कल रिज़ॉल्व कर दिया गया है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि बजट के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात हो जाते हैं, उसमें मुश्ताक गनी साहब मुझे याद आ गए हैं कि उनके भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब कुछ खबरें ये हैं कि उनको दूर करने के लिए भी आप लोगों ने कोई कमेटियाँ बनाई हैं जो तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगी? अच्छा। मुश्ताक गनी साहब ने खुद फ्लोर पे खड़े होके बजट को सपोर्ट किया, बजट को वोट भी दिया। मैंने जैसे शुरू में कहा, जब भी बजट का टाइम आता है तो हर एमपीए की ये कोशिश होती है, हर रहनुमा की ये कोशिश होती है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा अपने हलके को दे, फंड्स लेके जाए। किसी की पोस्टिंग ट्रांसफ़र का इश्यू होता है, तो ये छोटी-मोटी चीज़ें होती रहती है। तमाम तर चीज़ों को रिज़ॉल्व कर दिया गया है। तमाम एमपीएज़ आफरीदी साहब के पीछे खड़े हैं, क्योंकि वो इमरान खान साहब के नामज़द करदा वज़ीर आला हैं। अच्छा, शफ़ी, जो कोट लखपत में कैद असीरान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी एनडीसी के रहनुमाओं से मुलाकात भी हुई है और बाकायदा तौर पर उन्होंने गिला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले उनसे मिलने नहीं आते, कोई मुशावरत नहीं होती। तो एक ये गिला किया, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो कोई ख़त भी लिखने जा रहे हैं और बाकायदा तौर पर एनडीसी के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वो लोग मज़ामत नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि मफाहमत से मामलात हल हों। देखिए, बिल्कुल इमरान इस्माइल साहब की और फवाद चौधरी साहब की उनसे मुलाकात हुई है। कोट लखपत के जो हमारे असीरान हैं, जो सेकंड टियरशिप है लीडरशिप की, वो इमरान खान साहब से वफ़ादारी की सज़ा काट रहे हैं। हुँ, जितनी कुर्बानी वो दे रहे हैं, उनकी कुर्बानी को हम सलाम पेश करते हैं। शाह महमूद कुरैशी हो या फिर परवेज़ रशीद साहब हो, हुँ। यास्मीन राशिदा साहिबा हो, उमर सरफराज चीमा साहब हो, एजाज़ चौधरी साहब हो, ये तमाम लोग हमारे हीरोज़ हैं। ये सब इमरान खान साहब के बयानिए के साथ खड़े हैं और उसका वज़न उठा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं ने कोशिश की उनसे मुलाकात की, लेकिन इजाज़त नहीं दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के कई हमारे रहनुमाओं ने, सीएम अफरीदी साहब ने भी कोशिश की मुलाकात की, लेकिन इजाज़त नहीं दी गई। फवाद चौधरी साहब से और इमरान इस्माइल साहब से उनकी मुलाकात हुई है, जो कि खुशाइन बात है। इस वक़्त इमरान खान साहब के हक़ में जो भी बात कर रहा है, हम उनको सपोर्ट करते हैं। जो भी इमरान खान साहब के बयानिए की बात करते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। अच्छा, मतलब आप ये क्लैरिफ़ाई कर रहे हैं कि मुलाकात के लिए आप लोग जाते हैं, मुलाकात होने नहीं दी जाती? देखिए, जब हम लाहौर गए थे, जब लाहौर में स्ट्रीट मूवमेंट थी, तब भी हमने कोशिश की थी कि अफरीदी साहब ने कि इनसे मुलाकात हो। हमें तो इनके घरों में भी जाने नहीं दिया गया, क्योंकि कुछ घर जो थे वो कंटोनमेंट में वाक़िया थे। फिर इसके साथ-साथ हमने ये भी, उसके बाद भी हमने कई मुतअद्दिद बार कोशिश की। जुनैद अकबर खान साहब ने कोशिश की उनसे मुलाकात की, हुँ। लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं या जितनी भी लीडरशिप है, उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। अच्छा शफ़ी, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगी। मरवत साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, बाकायदा तौर पर पूरी दस्तावेज़ात वो बजट के हवाले से लेकर आए और उन्होंने कहा कि जो बजट आप लोगों ने दिया है, वो तो उसमें जो मंसूबे हैं वो कोई 50 साल का मंसूबा है, कोई 100 साल का मंसूबा है, तो बड़ा लॉन्ग फ्यूचर विजन है उसमें, तो इस पर काफ़ी उन्होंने तनकीद की है। देखिए, कुछ जो मंसूबे होते हैं वो साल के होते हैं, कुछ 2-3 सालों के हैं। जो साल के हैं तो उनके लिए एलोकेशन ज़्यादा है, जो 3 सालों में कंप्लीट होंगे उनके लिए एलोकेशन कम रखी गई है। देखिए, बजट जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा ने इस बार पेश किया, वो एक कंपोज़ बजट है। हुँ। आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी बजट पेश किया जाता है तो मुख्तलिफ सरकारी मुलाज़मीन या दीगर मुलाज़मीन अक्सर एहतजाज करते हैं, अपने हुकूक की बात करते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी किसी किस्म की कोई मनाज़िर आपको देखने को नहीं मिले। मुज़म्मिल असलम साहब ने और सीएम अफरीदी साहब ने बड़ी मेहनत से इस बार की बजट, बड़ा कंपोज़ बजट पेश किया है। देखिए, एक दूसरी चीज़ ये है कि जी। बजट सिर्फ़ खैबर पख्तूनख्वा का ही डिस्कस हो रहा है। ना सिंध की बजट पे कोई बात कर रहा है, ना पंजाब की बजट पे बात कर रहा है।
तो ये सबसे बड़ी कामयाबी खैबर पख्तूनख्वा की है कि इतने सब कुछ होने के बावजूद कि सुबह इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल आपके सामने है, फेडरल का रवैया आपके सामने है, एक इम्तियाजी सलूक हमारे साथ रवा रखा गया है, हमारे फंड्स रोके जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सुबह गवर्नेंस के लिहाज से बड़ा स्मूथली आगे बढ़ रहा है। जो जिस मंसूबों का आपने जिक्र किया, तो मंसूबे इंशाल्लाह, और जहां तक एलोकेशन की बात है, तो एलोकेशन किसी टाइम भी ज्यादा और कम की जा सकती है। अच्छा शफी, ये जो आया जिस पर काफ़ी तनकीद भी हुई, मेंबर्स प्रिविलेजेस एक्ट बिल, फिर एक अच्छी बात यह है जिस पर आप लोगों को मेरे ख्याल है कि सराहना जाना चाहिए कि आप लोगों ने जो उसमें एतराज़ात वाली शिकायत थी वो वापस ले ली, जो कि एक अच्छा स्टेप है। लेकिन इस बजट को लाने का माइंडसेट क्या था? आप लोगों ने तो मौका दे दिया लोगों को कि वो आप पे तनकीद करें, क्योंकि पीटीआई तो अपने आप को डिफरेंट जमात कहती है ना कि वो इस तरह की नहीं है। जी, बिल 30 अप्रैल को पेश किया गया। जो कैबिनेट के सामने ड्राफ्ट आया था, वो एक डिफरेंट चीज़ थी। उसको पास करके असेंबली भेजा गया, फिर असेंबली में इसमें अमेंडमेंट्स हुई। अमेंडमेंट्स अपोज़िशन की अरकान ने की और उसको पास किया गया और वो एक्ट का हिस्सा बना। ये 30 अप्रैल की कानून साज़ी है। 6 मई को गवर्नर साइन करते हैं और 7 मई को गैज़ेटेड नोटिफ़िकेशन होता है। अब ये चीज़ हमें समझनी होगी कि असेंबली और हुकूमत 2 डिफरेंट चीज़ें होती हैं। हुकूमत ने जो चीज़ पास की थी वो डिफरेंट चीज़ थी और असेंबली में उसमें अमेंडमेंट हुई। लेकिन गवर्नर जब साहब तो अमेंडमेंट कह रहे हैं हुई, कि मेरे पास तो ऐसा कोई बिल आया नहीं है। नहीं, 6 मई को उन्होंने उस पे साइन किया है, 7 मई को ये गैज़ेटेड नोटिफ़िकेशन बना है। देखिए, अब बात समझनी होगी कि जी। उसमें 3 से 4 इश्यू थे जिस पे 24 घंटों के अंदर-अंदर सीएम आफरीदी साहब ने डायरेक्शन जारी की स्पीकर साहब की मशावरत से कि तमाम तर मुतनाज़ा शिकों को वापस लिया जाए। फिर उसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई गई और कल स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा ने वही शिकें जो है, जो मुतनाज़ा शिकें थी, उसको प्रिविलेज कमेटी के पास भेज दिया गया कि उनको 1988 के एक्ट के मुताबिक बहाल और दुरुस्त किया जाए। बात बड़ी वाज़ेह है कि हम जो चीज़ें इस वक़्त पंजाब में, सिंध में या एमएनएज़ या सेनेटर्स को मरात मिल रही हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा के पास वो मरात नहीं है। सबसे कम मरात जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान ले रहे हैं। सबसे कम तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान ले रहे हैं। लेकिन एक गलती हुई, उसको ठीक किया जा रहा है और ये सबसे बड़ी बात ये है कि तहफ़्फ़ुज़ात अवाम को थे तो उसको सुना गया, वर्कर्स के थे उसको सुना गया, जर्नलिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ात थे तो उनको भी सुना गया। हम वो लोग नहीं हैं कि गलती कर लें, उस पे खड़े हो जाएँ। जैसे कि 11 अरब का जहाज़ खरीदा गया, तो मरियम औरंगज़ेब ने बड़े मुतकब्बराना स्टाइल में कहा कि हाँ भाई, जहाज़ खरीदा है। उस पे कहके भी लगे। शुमाइला राना जी की बात आपको याद होगी, जब पेट्रोल बढ़ाया गया तो उन्होंने कहा कि क्या ही कर लेंगे आप। ₹50 क्या, हम 150 भी बढ़ा सकते थे, आप क्या कर लेते? ये माइंडसेट यहाँ पे नहीं है। उस पे अफरीदी साहब ने एक्शन लिया, उस तमाम चीज़ों को दुरुस्त किया जा रहा है और दूसरी बात ये कि इसकी टाइमिंग को आप ज़रा देख लें कि 7 मई को ये चीज़ गैज़ेटेड नोटिफ़िकेशन होती है और 7 जुलाई को ये मामला उठाया जाता है एंड उस वक़्त उठाया जाता है जब इसहाक डार के नवासे का केस मीडिया ट्रायल पे था। उस केस को दबाने के लिए इस चीज़ को प्रोपेगेट किया गया, इस केस को दबाने के लिए इस चीज़ को हवा दी गई, उस केस को दबाने के लिए मीडिया पे पैसा खर्च किया गया। लेकिन उसके बावजूद इन चीज़ों को वापस लिया गया और हम ये चाहते हैं कि इसहाक डार के नवासे का जो केस है, उसमें स्पीडी इन्वेस्टिगेशन हो। हम चाहते हैं कि उसका जो डीआईजी है, जिसका रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है, उसको चेंज किया जाए। क्राइम सीन का जो चौथे दिन फ्रांजिक हुआ, राइट। उस पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सीसीटीवी फुटेज को गायब कर दिया गया, उस पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। डीआईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो किसी सहाफ़ी का जवाब नहीं देता। तहरीक इंसाफ को उस पे तहफ़्फ़ुज़ात है। जिस तरीके से पाकिस्तान की बदनामी उस केस से हुई, इसहाक डार साहब को चाहिए कि फिल-अल-फूर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे और ये मज़ीद पाकिस्तान के लिए बाइस शर्मिंदगी का बाइस ना बने। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान साहब हमारे साथ प्रोग्राम थे। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करेंगे मुआशी सूरत हाल के हवाले से और इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया हसन जफ़र साहब ने, माहिर माशियात हैं। बहुत शुक्रिया हसन साहब ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले तो वर्ल्ड बैंक की जो हालिया रिपोर्ट आई है वो ये कहती है कि पाकिस्तान का जो मालियाती निज़ाम है वही ख़राब है। लेकिन सर, क्या आपको नहीं लगता कि ये कोई टेक्निकल मसला नहीं है, बल्कि सियासी अशराफिया की अगर बात की जाए, ब्यूरोक्रेसी की बात की जाए, वो अपने मफादात का मसला है और उन्हीं की वजह से इस्लाहात नहीं हो पाती? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस लेंस से देखेंगे वैसा ही नतीजा निकलेगा। अब वर्ल्ड बैंक अपने तरीके से देख रहा है, वो उनका अपना देखने का अंदाज है, अपने इंटरेस्ट हैं इस सूरत हाल को देखने के। अब एक
पार्टी को हम ब्लेम नहीं कर सकते कि ये ब्यूरोक्रेसी की वजह से हो रहा है, ये अशराफिया की वजह से हो रहा है, ये पॉलिटिशियंस की वजह से हो रहा है, या किसी और की वजह से हो रहा है। कंपाउंड इफेक्ट है कंसिस्टेंट रॉन्ग पॉलिसीज का, और ये रॉन्ग पॉलिसीज हमारे सामने कब से आ रही हैं उसके बेंचमार्क्स हमारे सामने मौजूद हैं। 2010 ऑनवर्ड्स एक कंसिस्टेंट पैटर्न है इकोनॉमिक डिप्रेशन का, इकोनॉमिक डिक्लाइन का। और ये कहाँ से शुरू होता है? ये होता है 18वीं तरमीम से स्टार्ट। जब 2010-11 में ये 18वीं तरमीम आती है, उसके बाद ये एनएफसी के जरिए जो सूरत हाल पैदा होनी है, जो सूबों में वसाइल की तकसीम होनी है। अब मसला ये है कि जब हम पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के बारे में किसी से पूछते हैं तो किसी की ओनरशिप ही नहीं है। वफाक में जाके पूछें, वो कहेंगे कि ये सूबे कर रहे हैं, सूबों में जाके पूछें, कहेंगे ये फेडरल सब्जेक्ट है, फेडरल सब्जेक्ट। अब दोनों को अगर इकट्ठा बुला के कर लें तो तीसरी पार्टी को कि जी ये इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हो रहा है, ये फलाने की वजह से हो रहा है, इसके अंदर बैरूनी अनासिर है, इसमें आपकी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। पिछले साल 2025 की जनवरी-फरवरी में डेवोस कॉन्फ्रेंस थी स्विट्जरलैंड में, तो जब हम वहाँ गए, वहाँ पे भी हमारे जो अहबाब इख्तियार हैं जो वहाँ पे आए हुए थे, वो यही दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जी हमारे यहाँ ये सिक्योरिटी। उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी का मसला आपके यहाँ अर्जेंटीना और मैक्सिको से तो ज़्यादा नहीं है। दुनिया में बहुत से ऐसे वॉलेटाइल रीजन्स हैं जहाँ पे सिक्योरिटी का इशू है, और जो अभी पिछले साल में सूरत हाल डेवलप हुई है उस वक्त तो वो भी प्रिवेल नहीं कर रही थी। तो ये एक बहाना बना रखा है हमारे यहाँ जो लोगों ने कि जी सिक्योरिटी की वजह से ये मामला आगे नहीं चल सकता। तो अब ये ऐसे है कि ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना सिक्योरिटी ठीक होगी, ना ये ठीक होगा। सो ये सारे एक्सक्यूजेस हैं। एक वक्त होता है, आप देखिए, चीजों को ठीक करने का। जैसे हम कहते थे कि रिफॉर्म्स कर ली जाए, रिफॉर्म्स का वक्त था 2018-19 तक का। उसके बाद हमने कहा जी, फिर हमने 2-3 साल के बाद 2021-22 में आके जब ये गवर्नमेंट आई 22 में, तो हमने कहा स्ट्रक्चरल चेंजेस कर ली जाए। अब उसको 4 साल गुजर गए। अब स्ट्रक्चरल चेंजेस और रिफॉर्म्स का टाइम गुजर चुका है। काइंडली ये सोचने की और समझने की जरूरत है लोगों को कि जो अभी भी, देखिए, ये 10 साल पुरानी बात के रिफॉर्म्स कर लें, ये सारी बातें कर लें, ये खत्म हो चुका किस्सा। फिर जी हमारे सामने डॉक्टर कैसर बंगाली की रिपोर्ट आई कि जी ये 56 डिपार्टमेंट्स कम किए जाएं। फिर बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि जी 17 मिनिस्ट्रीज जो हैं हम उनको ख़त्म कर देंगे, जो डबल हो गई हैं वफाक और सूबों में। तो गवर्नमेंट्स का साइज छोटा करना तो एक प्रॉब्लम है। मोटे मोटे देखें प्रॉब्लम्स क्या हैं। आपके यहाँ 1970s की नेशनलाइजेशन आज तक गले में पड़ी हुई है। भुट्टो साहब जो करके गए थे उसी को हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को डी नेशनलाइज करने की, प्राइवेटाइज करने की बात करते हैं। उसमें से ले दे के एक टोटल पीआईए का काम हुआ, एक पीटीसीएल का काम हुआ था। वो अमारातियों ने आज तक वो पैसे हमारे नहीं दिए उसके अंदर, वो उसमें एक प्रॉब्लम रह गया था। चले उसको किसी और वक्त। लेकिन अब मसला ये है कि गवर्नमेंट का साइज आपका जो है वो अननेसेसरीली बड़ा है। आपके यहाँ ये स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम मौजूद है 18वीं तरमीम का, इसको रिपील करने की जरूरत है। उसके बाद बैठ के एक काउंसिल बने जो यहाँ पे ये मामला ठीक करे। इफ आई वर टू एडवाइज, आई वुड से कि आप अब अपना डिफॉल्ट डिक्लेयर करें, क्योंकि डिफॉल्ट की जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो तमाम पूरी हो चुकी हैं पाकिस्तान की। देखें 50% से इंडिकेट होना, अगर आपका कर्जा जो है वो आपका जीडीपी से 50% के करीब से ऊपर चला जाए तो डिफॉल्ट की कंडीशन आपके ऊपर लागू हो जाती है। इस वक्त हमारा कर्जा है 70%। तो वो डिफॉल्ट डिक्लेयर करें, उसके बाद फिर जो कुछ हो वो भुगते और अपनी अयाशियां और अपने जो ये सारा रहन सहन का तरीका है उसको आपने रीसेट करना है। हसन साहब, ज़राअत और रियल एस्टेट के जो शोबे हैं उनमें क्यों नहीं टैक्स लगाते सूबे, उनसे क्यों कतराते हैं? उसमें कुछ लोगों के तो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। अब जो रियल एस्टेट का मसला है, वो रियल एस्टेट ओनर्स तो आपके सारे मीडिया मालकान बने हुए हैं, उनका अपना, और वो इस वक्त असेंबलीज में बैठे हुए हैं, तो उनके पास पॉलिटिकल पावर भी है, नैरेटिव की पावर भी है, तो उनके अपने जो है इंटरेस्ट है। बाकी आपके ज़राअत का मसला ये है कि देखें, ज़राअत आपकी वर्क फोर्स का 70% एम्प्लॉय करता है, लेकिन ज़राअत के अंदर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ये है कि आपकी
25% बेस्ट लैंड जो है वो 2% लोगों के हाथ में है, तो उन 2% लगना चाहिए। टारगेटेड सब्सिडीज दें ज़राअत में और टारगेटेड टैक्सेशन करें, यानी जो 2% अशराफिया या बड़े जमींदार 25% सारे मुल्क की लैंड के मालिक हैं उन पे टैक्स लगाया जाए। वेल्थ टैक्स लगेगा ना, वेल्थ टैक्स तो रिमूव कर दिया था इन्होंने। तो हसन साहब, ये रिपोर्ट का जो मैं जिक्र कर रही हूँ इसके मुताबिक तो ये भी कहा जा रहा है ना कि सूबे फंड्स खुद रख लेते हैं और जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको ट्रांसफर ही नहीं करते। तो सर ये जो पॉलिटिकल खींचातानी है इसका नुकसान तो फिर आम शहरी को हो रहा है। पॉलिटिकल खींचातानी तो हो रही है और लोकल गवर्नमेंट्स हैं कहाँ जिनको ये ट्रांसफर करने हैं। तो बल्दियाती इंतखाबात तो हुए नहीं है पंजाब में, कब से नहीं हुए। कब सिंध के अंदर आधे पौने होके तो वो एक खेल जारी है। ना केपी में हुए हैं, ना पंजाब में हुए हैं, ना बलूचिस्तान में हुए हैं। तो लोकल गवर्नमेंट्स तो है ही नहीं, तो फंड्स किसके पास जाने हैं। अब हुआ ये, उसके नतीजा ये निकलता है कि ये आपकी जो तरक्याती फंड है वो आपके एमपीएस और एमएनएस को जाने होते हैं। तो जब आपकी ये मजबूरियां होंगी, सियासी मजबूरियां कि आपने इनको पैसा खिलाना है, तो फिर ये आपके सर पे सवार रहेंगे और उसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो मल्टीप्लाई होते चल जाएंगे ओवर टाइम। ठीक है सर, ये जो हुकूमत अब कह रही है कि पेट्रोल की जो प्राइसेस है अब 15 दिन के बजाय जो है वो रोज़ाना और हफ्तावार बुनियादों पर तब्दील करने का सोच रख रही है हुकूमत, ये एक तजवीज़ आई है। तो आप समझते हैं कि ये बेनिफिशरी होगा आवाम के लिए? वेरी बैड, और इसलिए कि इससे एक ऐसा आपकी जो रही सही कसर है वो निकल जाएगी। आप हायर प्राइस डिटरमिन कर लें एक अपनी एस्टिमेट लगा के कि ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स जैसी सूरत हाल चल रही है, जैसे अगर आज 310 रुपए पे है प्राइस और उसके अंदर कितनी लेवी है, चले उस बात को छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए। आप एक हाई प्राइस डिटरमिन कर ले 350 रुपए और कहें कि ये फिक्स्ड रहेगी फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, चाहे प्राइस अब मार्केट में नीचे चली जाए या उससे ऊपर चली जाए। आप अपनी मईशत को एक कंसिस्टेंसी तो दें, लोगों को पता तो हो कि हमने किस कीमत के ऊपर माल खरीदना बेचना है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी। अगर आप भी रोज की बुनियाद पे करेंगे तो फिर तो कोई कारोबार नहीं चल पाएगा। फिर तो इतना अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा कि यू नेवर नो कि आप अगले दिन सो के उठेंगे तो क्या सूरत हाल होगी। आप इसी शशोपंच के अंदर कैसे बिजनेस चला सकता है कोई इस तरह से। ये जिसने भी तजवीज दी है उसने बहुत गलत किया है, ये सोच के भी गलत किया। आई डोंट नो कि उनके माइंड में ये बात आई भी कैसे। अच्छा सर, इस हवाले से ये जो स्टेबलाइजेशन फंड कह रहे हैं कि बनाया जाएगा और फिर उसमें फंड जमा होंगे और ताकि फिर इतना कोई इफेक्ट ना आए कि अगर पूरे खत्ते में सूरत हाल ख़राब भी होती है तो उससे फिर आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। आप समझते हैं ये रियलिस्टिक बात है? देखिए, ये इस फंड का जो है वो जिम्मेदार कौन होगा। फिर पहले जितने ऐसे फंड्स क्रिएट हुए हैं, जब हम ऑडिट करने पे बैठते हैं कि जी ये पैसा कहाँ गया, तो ये बता दें, टोटल हमें एक बात बता दें कि ये साहब इस फंड के जिम्मेदार होंगे इसकी कलेक्शन के और इसको खर्च करने के, ताकि जब उस फंड की ऑडिट की बारी आए तो हमें एग्जैक्टली पता हो कि हमने किससे पूछना है कि इन पैसों का क्या बना। सर, एक जो पेट्रोलियम प्रॉब्लम ये है कि जब हम किसी से पूछने जाते हैं कि इसका ऑडिट करें तो फिर यहाँ पे एक नैरेटिव ये आता है कि जी आप सियासी लोगों को जो है टारगेट कर रहे हैं, यानी किसी से ये पूछें कि रसीदें दिखा दो तो वो सियासी बयानिया आ जाता है। किसी से ये पूछें कि ये पैसा कहाँ खर्च हुआ तो आप कहते हैं कि जी इससे मुल्क के मफादात के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं। सर, ये जो पेट्रोल, देखिए, एक झूठे आदमी के लिए ये बात काफी है कि उससे आप किसी सौदे की रसीद मांगे और वो रसीद प्रोवाइड करने में वो ले तो लाल से काम ले। सर, एक जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं इसमें लेवी हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है और अगर हम जीएसटी जो 18% है उससे कंपेयर करें तो फिर भी 41 रुपीज लगभग इतनी होनी चाहिए ना, लेकिन हुकूमत तो 80 रुपए से भी ऊपर ले रही है। देखिए, ये चाहिए वाले जुमले तो छोड़ ही दीजिए। दुनिया में लोगों को अच्छा होना चाहिए, लोगों को एक दूसरे के साथ रहमदिली से पेश आना चाहिए, कितने चाहिए लगाएं। सूरत हाल ये है कि जो लेवी की मद में है 1.7 खरब रुपया इकट्ठा हो रहा है, जो कि आपके एफबीआर के टारगेट से भी ज्यादा है 15-20%। तो आप ऐसा करें कि एफबीआर को बंद करें, आप लेवी में इकट्ठा कर लें जितना टैक्स इकट्ठा करना है। और अभी भी हुकूमत है अवाम को इस चीज से इम्प्रेस करिए कि बांग्लादेश और तुर्की में अभी भी पेट्रोल की कीमत जो है वो हमारी सस्ती है उनसे।
नहीं, ये बिल्कुल गलत बयानी है। कहाँ सस्ती है जी, बिल्कुल रॉन्ग। दूसरी बात ये है कि उनका पर कैपिटा इनकम भी तो बताएं कितना है। अच्छा। तुर्की का और बांग्लादेश का। जब आप इस किस्म के कंपैरिजंस करते हैं तो फिर एक आइसोलेटेड आइटम के ऊपर कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। फिर आप पूरा कंपैरिजन करें कि उनका पर कैपिटा इनकम क्या है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उनकी एक्सपोर्ट्स कितनी है, आपकी एक्सपोर्ट्स कितनी है, वहां पे बिजली के नर्ख कैसे हैं, आपके यहाँ कैसे हैं। वो तो फिर सारी कहानी आएगी ना, एक बात के ऊपर कैसे कंपैरिजन हो सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर माशात। हसन जफर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, इसी के साथ छोटी सी ब्रेक शामिल करेंगे। दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से मुतालिक। इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर मुस्तफ़ा मुगल साहब ने। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। सर, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस करीब हैं और कुछ खबरें ये भी थी कि वहाँ पर हालात कशीद हैं, इलेक्शंस टाइम पर नहीं होंगे। सर, आपको हालात लग रहे हैं कि इलेक्शंस टाइम पर होंगे? और अभी तक आपको उम्मीदवारों या वोटर्स की तरफ से इलेक्शंस के हवाले से कोई शिकायत मौसूल हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मासवा एक आध जगह के, बाकी पूरे आज़ाद कश्मीर में हालात पुरअमन हैं। लोगों ने कैंपेन जो है वो जारी की हुई है और इलेक्शन के लिए मुकर्रर तारीख है 27 जुलाई है जी। और उस दिन पूरे आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अच्छा। इस वक्त तक किसी तरफ से कोई शिकायत किसी भी हवाले से नहीं है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है। इस वक्त तक हम मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, अपने आरओज को भेज रहे हैं। हम उस मरहले में दाखिल हो गए। अगले 2-3 दिन में वो मरहला मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद इलेक्शन का डे है। अच्छा, मुस्तफ़ा मुगल साहब, जैसे रावलाकोट की सूरत हाल है, तो क्या रावलाकोट में इलेक्शंस को मुलतवी करने का कोई मामला अभी तक ज़ेर गौर है? वक्त तक तो कोई ज़ेर गौर नहीं है, लेकिन आपके इल्म में है कि जब हालात कोई ज़्यादा बुजुर्गों हो जाए तो इलेक्शन आगे पीछे एक आध दिन में 1-2 दिन हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त तक रावलाकोट समेत किसी भी जगह इलेक्शन को मुलतवी करने या आगे करने का कोई तजवीज़ ज़ेर कार नहीं है। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आपने कहा कि रावलाकोट में इलेक्शन मुलतवी करने की कोई तजवीज़ नहीं है, लेकिन अगर पोलिंग वाले दिन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने वहाँ कोई हड़ताल का ऐलान कर दिया तो फिर इलेक्शन कमीशन का मुमकिना तौर पर प्लान बी क्या होगा? देखे ना जी, वो हड़ताल करना, पहले भी तो हड़ताल पर ही है ना। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना काम जो उसकी जिम्मेदारी है वो तो कर रहा है। तो इलेक्शन में वोट डालने लोगों ने, तो अगर कोई ऐसी बात तो इस वक्त अगर कोई वो गड़बड़ करेंगे ऐसी जो लोगों को रास्ता रोकेंगे या वोट नहीं डालने देंगे, तो वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, दीगर अदारे जो है वो काम कर रहे हैं, उनसे निपट लेंगे, वो इसका सद्भाव करेंगे। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके खदशात क्या हैं, कंसर्न्स क्या हैं आपके, और इलेक्शन कमीशन का इस वक्त ज़्यादातर फोकस किन निकात या चीज़ों पर कहा जा सकता है कि है? हमारा कंसर्न तो ये है कि इलेक्शन पुरअमन हो, फ्री हो और उनका अच्छा टर्न आउट आए, और उसके लिए हम तनगोश हैं और तमाम तैयारी हमने मुकम्मल कर ली हुई। अच्छा सर, सियासी जमातों के अंदरूनी पार्लिमानी बोर्ड्स और टिकट्स की तकसीम के हवाले से अगर हम बात करें तो उसके अमल पर अक्सर शफाफियत ना होने के इल्ज़ामात भी लगते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के पास सर कोई ऐसा कानून या इख्तियार है जो जमातों को पाबंद करे कि वो अपने उम्मीदवारों को मेरिट पर टिकट दें, या ये मुकम्मल तौर पर पार्टी क़यादत की सवाबदीद पर छोड़ दिया गया? नहीं, ये कानून के या सारी दुनिया में यही कानून है, प्रैक्टिस है कि पार्टियां फैसला करती हैं कि कौन उम्मीदवार इलेक्टेबल है और कौन उनके लिए बेहतर है, वो उसको करती हैं। ऐसा कानून आज़ाद कश्मीर में कोई नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट जो है वो नाफिज है। एक उम्मीदवार अगर पार्टी के टिकट पर इलेक्शन जीत कर कोई ऐसा अपनी कमिटमेंट को ऑनर नहीं करता, पार्टी कमिटमेंट को ऑनर नहीं करता, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन का लॉ मौजूद है। अच्छा। बाकी टिकट देना
या देना ये पार्टी की स्वाबीद है। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आज़ाद कश्मीर की मकामी जमातें जैसे ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो गई, ये इल्ज़ाम लगाती है कि पाकिस्तान की जो मरकज़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी की अगर मैं बात करूं या PMLN की मैं बात करूं, वो अपने भारी फंड्स की वजह से मकामी सियासत को दबा लेती हैं। तो सियासी जमातों के दरमियान इस मालियाती जो अदम तवाज़ुन है, इसको दूर करने और छोटी मकामी जमातों को सर बराबर का यकसा मौका देने के लिए इलेक्शन कमीशन का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? हम तो सब लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी फराम कर रहे हैं। देखें, जो हम कवायद और ज़वाबित बनाते हैं वो PMLN और पीपल्स पार्टी या कोई भी और बड़ी जमात है, पाकिस्तान से है या आज़ाद कश्मीर से है, उन पर पाबंदी है। इसी तरह की पाबंदी है जो कानून हमें इजाज़त देता है, वो सब पर होती है। तो बाकी मुहिम चलाना, इंतखाबी मुहिम चलाना, जलसे मुलाकात करना महदूद पैमाने पर, ये पार्टियों का राइट होता है, ये इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है। इसकी वजह से कोई दूसरा आदमी गिला करे कि उसको उस तरह की पजीराई नहीं मिलती जिस तरह किसी मरकजी पार्टी को मिलती है, तो ये कोई, मुझे नहीं लगता कि ये कोई मुनासिब बात। और तहरीक इंसाफ ने भी सर ऑफिशियल तौर पर इन इंतखाबात का बाइकआउट भी कर दिया है और उनके कई साबका अरकान और फॉरवर्ड ब्लॉक के जो लोग हैं वो अब गालिबन आज़ाद हैसियत में या दीगर जमातों के टिकट पर मैदान में है। सर, बहैसियत चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आप समझते हैं कि किसी बड़ी जमात के बाइकआउट के बाद आज़ाद उम्मीदवारों की शक्ल में इलेक्शन लड़ने वाले इन जो सियासी धड़ों हैं, इनको मॉनिटर करना ज़्यादा टफ हो जाएगा? नहीं, मॉनिटर करना टफ नहीं होता। इलेक्शन में जिस तरह लोग हिस्सा लेते हैं, किसी निशान के तहत ही लेते हैं। तो जहाँ तहरीक इंसाफ ने बाइकाट किया है, तो उन्होंने किसी न किसी तरह इनडायरेक्ट तरीके से अपने आप को इलेक्शन के अंदर रखा है। बड़े बड़े एहतियात बन रहे हैं जो दूसरी जमातों के साथ मिल रहे हैं, उसमें तहरीक इंसाफ के लोग भी शामिल है। तो गुलाम मुस्तफ़ा साहब, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो कह रहे हैं कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो इनके तहफ़्फ़ुज़ात को सीरियस लिया जा रहा है? क्योंकि ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है ना कि तमाम पार्टीज को यकसा मौके मिले, लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। हमने तो सबको मुहैया किया। अगर कोई पार्टी आपने की कि सजा पाती है, मिसाल के तौर पर उन्होंने अपने साहब किताब का काउंट फार नहीं किया, तो हमने उनको ये भी ऑफर, ये उन्होंने खुद ही जो स्टेटमेंट दाखिल की है इलेक्शन कमीशन के पास, उसकी वजह से उनको उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई। एक लॉ भी बना है कि कोई पार्टी अगर पाकिस्तान की ब्रांच यहाँ रजिस्टर्ड होगी, तो जो पाकिस्तान में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है वो भी इधर फिर उसके लिए भी सदेरा होगी। तो इसमें किसी और को क्या गिला करना है, वो खुद अपने किए के जिम्मेदार हो सकते हैं। अच्छा सर, अभी कुछ खबरें ये भी हैं कि वहाँ पर कुछ हालात कशीदा हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो है इस वक्त धरना भी जारी है, कुछ शटर डाउन की भी इतलात सामने आ रही हैं। तो सर, इस हवाले से इलेक्शन के डे पे भी कुछ ना कुछ जो है खुदा न ख्वास्ता बातें की जा रही हैं कि कोई तशद्दुद होगा या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज सामने आ सकती हैं। इस हवाले से सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए आप लोगों ने किन किन इदारों से रब्ता किया है, कौन कौन सी फोर्सेज को तलब किया जा रहा है? ये सिक्योरिटी के इंतजाम के लिए हमने पैरामिलिट्री फोर्सेस सारी, रेंजर्स है, FC है, पंजाब कंस्टेबलरी है, और पीछे जरूरत पड़ी तो फौज भी हमारे पास होगी। जहाँ फौरी जरूरत पड़ी वो क्विक रिस्पांस के तौर पर काम करेगी। ये सारे अदारे, इधर अपनी लोकल पुलिस भी है, तो ये सारे, इनका काम यही है कि वो अमन अमान करें। तो बाकी ये है कि पूरे आज़ाद कश्मीर में मास फायर रावलाकोट के एक एरिया के कैंपेन जारी है, लोग भरपूर तरीके से इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर, हसास इलाके कौन से हैं इस वक्त, हल्के अगर बात की जाए तो? हसास इलाके तो नहीं होते। हसास इलाका, हसास पोलिंग स्टेशन आप कह सकते हैं। तो हर एक हल्के में 3, 4, 5 पोलिंग स्टेशन ऐसे होते हैं जो ज्यादा हसास होते हैं, और उस जगह हम सिक्योरिटी को जरा ज्यादा कर देते हैं। तो ये है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने हमें प्रोग्राम में। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपनी मेज़बान ईमान नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।